हिरोशिमा और नागासाकी शहरों का ये जिक्र कर रहे हैं। करें बताइए, इससे भी बर्बरता वाली कोई घटना दुनिया में हो सकती है क्या? लाखों की संख्या में लोग वहाँ मरे थे। वो लोग मरे थे जिनका युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं था। कि आज मनुष्य अपने बच्चे को डांटता है कि तुम नाखून क्यों नहीं काटते हो, और ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पहले यदि नाखून घिस जाता होगा, कट जाता होगा, काट लेता होगा, तो उस समय लाखों वर्ष पहले उसके गार्जियन ये कहते होंगे तुमने नाखून क्यों काट लिया। करें अब नखदर मनुष्य को जो है नाखून की जरूरत नहीं है। अब किस पे ये भरोसा करके आगे बढ़ गए? एटम बम पे। एटम बम माने परमाणु बम पे। पहले के जो लोग हैं हड्डियों का भी हथियार बनाते थे। आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे गए हैं कि देवताओं के राजा इंद्र का जो हथियार है वह किस मुनि के हड्डी से बना था। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, छोटे बच्चे का भी देखोगे अस्त्र उनके नाखून और दांत होते हैं। जैसे कुछ छोटा बच्चा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनसे कोई बड़ा बच्चा मजबूत है तो न छोड़ लेंगे, नोच लेंगे, अन्य बात देखना दांते काट के भाग जाएंगे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। आज आप सभी स्टूडेंट के बीच हिंदी का तो चौथा पाठ है आप लोगों का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह चैप्टर देखो एक ललित निबंध है आप लोग के किताब के गद्य खंड में। बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा गया इस निबंध को, और इस निबंध में आप देखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह जो सवाल आता है आपका जो चैप्टर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के देखोगे प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। और यह सवाल लेखक के सामने उनकी छोटी बेटी जो है वह पूछते हैं अपने पिताजी से, पिताजी हम लोगों का नाखून क्यों बढ़ता है। ठीक है, तो अब इस सवाल को लेकर के देखोगे लेखक साहब के मन में जो बात आती है ना, तो लेकर के एक निबंध ही लिख दिया गया आपके बुक में। और निबंध में यह बताया गया है नाखून किसका प्रतीक है, नाखून अभी भी क्यों देखोगे बढ़ रहे हैं। इन सभी चीजों का जिक्र बड़े ही बेहतर तरीके से आपके इस पाठ में, इस निबंध में बताया गया है। तो आप लोग भी चलिए आज इस जवाब को ढूंढिएगा और जवाब आपको मिल जाएगा। आखिर हम लोगों का ये जो नाखून है यह बढ़ क्यों जाता है, और हम लोग फिर इस नाखून को अब काट क्यों देते हैं। प्रकृति नाखून को क्यों जिलाया जा रहा है, क्यों जीवित किया जा रहा है, और मानव है नाखून को काटते जा रहा है, क्यों काटते जा रहा है। ठीक है, इसका भी आप देखिएगा, और नाखून क्यों जिलाए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों का जवाब मिलेगा आपको आज इस पाठ में। तो शुरुआत करते हैं इस पाठ में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लेखक परिचय के बारे में, फिर निबंध में लेके चलूंगा आपको, पॉइंट बाय चीज़ों को मैं बताने वाला हूं। और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उस प्रश्न के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में आपके ऑब्जेक्टिव रखे हैं, उसके लास्ट में सब्जेक्टिव और सिलेक्टिव क्वेश्चन हम रखे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो की शुरुआत में, तो आप एकदम लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बात यदि आपका बेहतर होगा तो अंत भी आपका बेहतर ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को लेखक परिचय से। ठीक है, आज की इस क्लास को कहाँ शुरू करेंगे? लेखक परिचय से। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अब यह पाठ जो है, पाठ का नाम है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ का क्या नाम है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। और पाठ है आपके निबंध। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका फोटो आप यहाँ देख रहे होंगे। क्या आगे आप देखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से देखोगे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आपके। ठीक है, ये तो पूछे ही जाएंगे। इस पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में। और निधन की बात करें तो निधन 1979 ईस्वी में। कहाँ? दिल्ली में हुआ है। जन्म स्थान की बात करें तो बलिया जगह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान है। पिताजी इनके हैं पंडित अनमोल द्विवेदी, और माताजी कौन है? श्रीमती ज्योतिस्मती। ठीक है, ज्योतिस्मती इनकी माताजी हैं, और पिताजी हैं अनमोल द्विवेदी। आगे आप देखिएगा, प्रमुख रचनाएं की यदि बात करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा प्रमुख रचनाएं कौन कौन से? इनके अशोक के फूल, जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। याद रखिएगा, जो चैप्टर है उस चैप्टर के लेखक का तो नाम आपको याद रखना ही है। वह चैप्टर किस विधा के अंतर्गत लिखा गया ये भी याद रखना है। लेकिन कुछ वैसे भी देखोगे रचना को आपको याद रखना है जो कि मतलब इस पार्ट से रिलेट करता हुआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया
जाए कि अशोक के फूल किस लेखक की रचना है, तो आपके पाठ में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जिक्र किया गया है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार और प्रवाह, और ये दूसरा रचना आप देखोगे जिसको हम घेर रहे हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये दोनों आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख पुनर्नमा, अनाम दास का पोथा, ये भी कई बार आपके पूछे गए हैं। अनाम दास का पोथा, ये रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बनिया पत्रिका में, ये कौन सी पत्रिका देखोगे? किस पत्रिका का संपादन किए थे? विश्व भारती शांति निकेतन। पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, देखोगे पुरस्कार और सम्मान से भी क्वेश्चन बने, और क्वेश्चन कहाँ से बने हैं मैं अभी आपको बता दूंगा। द्विवेदी जी को इस रचना के लिए, आलोक पर्व के लिए, किस रचना के लिए? आलोक पर्व के लिए देखोगे द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, आलोक पर्व जो रचना है, इस रचना के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा देखोगे डी लिट की उपाधि भी इनको मिली है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आपको याद रखना है आलोक पर्व। अब आप आगे देखिए, कार्य की बात करें, कार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पे ये काम किए थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध, किससे लिया गया है? आपका जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से। कौन सा निबंध आपके बुक में है जो आज पढ़ने वाले आप हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके पर्याप्त लेखक और निबंधकार मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट करता। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की क्या विकास की गाथा को उद्घाटित करके दिखाई है। कि अभी देखोगे हम लोग जो इस सभ्यता और संस्कृति में जी रहे हैं, और हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति में लोगों का जीवन रहन सहन कैसा था और वर्तमान समय में कैसा है। एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति, आदिम पाशविक वृत्ति मतलब ध्यान रखिएगा जो पुराने तौर तरीके से हम लोग जी रहे थे। पाशविक वृत्ति का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, पशु वाले वृत्ति, पशु वाले कार्य। चेतना का प्रमाण है तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना, अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखून के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ? निबंध की ओर। और निबंध में देखोगे क्या क्या दिया गया है, इसको आप लोग अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या क्या है, एक ललित निबंध है, और यहाँ से अब आप लोग देखिएगा। यहाँ लिखा है, आप देखोगे आपकी किताब में शुरू में लिखा होगा कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। बच्चे जो हैं कभी कभी आपसे भी देखोगे बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर ढूंढने में आप देखोगे कि आपको लगेगा क्या बच्चे किस प्रकार के क्वेश्चन कर दिए, अचरज में डाल देते हैं। अल्पज्ञ पिता, पिता को बोला गया अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। अब आपके एग्जाम में यहाँ पे एक सवाल ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। बस 19 प्रश्न में लेखक के सामने जो ये सवाल रखा गया कि बताइए पिताजी की नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यह सवाल कौन कर रहे हैं? लेखक की छोटी लड़की कर रहे हैं। और ये कहते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तो करे मैं तो उस दिन बड़ा अचरज में पड़ गया कि मेरी लड़की जो है, मेरी बेटी जो है, ये कैसा सवाल हमसे कर दिया। तो फिर लेखक आगे देखिए क्या कहते हैं। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। अब देखिएगा नाखून के बारे में कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो नाखून है 3 दिन बाद बढ़ ही जाते हैं और हम लोग फिर उसको काट के छोटा कर देते हैं। लेकिन
यह निर्लज्ज अपराधी की तरह फिर हमारे सामने आ जाते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि लेखक ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है, तो लेखक ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है, तो याद रखिएगा लेखक ने निर्लज्ज अपराधी नाखून को कहा है। निर्लज्ज अपराधी मतलब वैसे अपराधी, ध्यान रखिएगा, जो बार बार एक ही जुर्म को करता है, उनको चाहे आप कितना भी सजा क्यों ना दे दो, ठीक है, तो सजा हम नाखून को तो दे ही रहे। कौन सी सजा, अरे काटने की सजा, काट देते हैं, फिर वह नाखून देखोगे फिर से बड़े हो जाते। तो निर्लज्ज ही तो हुए कि सजा देने के बाद भी देखो फिर से उसी चीज को दोहराने पे तुले हुए। अब आगे देखिए, कुछ लाख ही वर्षों की बात होगी जब मनुष्य जंगली था। जब देखिए आप इमेज में, जब मनुष्य इस प्रकार के थे, जंगली थे, जब मनुष्य क्या थे, जब मनुष्य जंगली थे, वनमानुष जैसा था। यह तो वनमानुष है, कहने की इमेज आपको दिख रहा होगा। उस समय मनुष्य वनमानुष थे, जंगली थे, तब समझिएगा। तो उसे नाखून की जरूरत थी, तो उस समय नाखून की जरूरत थी। लेखक यह सोचता है कि चलो भाई पहले जो लोग हैं जंगली थे, वनमानुष जैसा था, तो उस समय इनको नाखून की जरूरत था। लेकिन अब तो देखोगे आदमी उस तरह के जीवन तो नहीं जीते, तो अब हमको नाखून का कोई काम नहीं है, तो हम लोग नाखून को काट देते हैं। फिर ये कहते हैं उसकी जीवन रक्षा के लिए, उनकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र देखोगे वो हथियार होते हैं जो आप हाथ में पकड़ के यूज करते हैं लड़ने के लिए। शस्त्र होते हैं जो फेंक के चलाए जाते हैं, जैसे आपका भाला हो गया, जैसे आपका तीर हो गया, ये तो आप फेंक के चलाते थे, आपका शस्त्र हुआ, अस्त्र हुआ। नाखून तो हम लोग के हाथ में लगा हुआ है। ये करें कि पहले नाखून का जरूरत था, अभी भी देखो कुछ जानवरों को नाखून का जरूरत पड़ता है। जैसे आप शेर को देखिए, जैसे आप बिल्ली को देखिए, उसके नाखून कितने नख बड़े बड़े होते हैं शिकार पकड़ने के लिए। और किसी जानवर से यदि उसका भिड़ंत हो गया तो नाखून से पकड़ के नोच लेगा उसको, ठीक है। अब देखोगे तो ये कह रहे हैं कि उस समय तक असल में उसके वो अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था। दांत थे पर नाखून के बाद उनका स्थान था। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, छोटे बच्चे का भी देखोगे अस्त्र उनके नाखून और दांत होते हैं। जैसे कुछ छोटा बच्चा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, या आप उनसे कोई बड़ा बच्चा मजबूत है तो न छोड़ लेंगे, नोच लेंगे, और नहीं हुआ देखना दांतें काट के भाग जाएंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, दांत गरा देते हैं। तो बच्चा का भी देखो वो उनका वो अस्त्र होते हैं, किसके लिए, बच्चा के लिए। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं क्या, दांत भी थे लेकिन वो नाखून के बाद होंगे। आगे देखिएगा, उन दिनों उसे जूझना पड़ता था अपने प्रतिद्वंदियों से। प्रतिद्वंदी मतलब होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनके विपरीत कुछ जो होंगे जिससे इनका झगड़ा चलता होगा, लड़ाई हो जाता होगा, तो उनसे ये अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। तो उस समय हो सकता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए नाखून इनके लिए हथियार का काम करता होगा। लेकिन अभी तो नाखून हथियार का काम क्यों करेगा, क्योंकि अभी तो लोग देखोगे कई सारे हथियार बना लिए हैं, समझे, तलवार, तीर, भाला, बम, बारूद, देखोगे बंदूक, ये सब हैं। तो अब आदमी को नाखून का जरूरत थोड़े पड़ता है लड़ने के लिए। तो पहले आत्मरक्षा के लिए नाखून का जरूरत था, अब नहीं है, इसलिए हम लोग नाखून को क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि पहले देखोगे मानव को नाखून का जरूरत क्यों था, अब आदमी देखोगे नाखून को क्यों काट देते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे, तब आप आगे देखिएगा। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालों काम में लाने लगे। पत्थर का हथियार बनाना शुरू किया। पाषाण काल में आप लोग को पता ही है कि मानव जो है ढेर सारे पत्थरों का क्या कर लिया, हथियार बना लिया, ठीक है। तो ये देखोगे अब नाखून का यूज नहीं करने लगा, अब जो है अपने लिए अलग अलग हथियार बनाना शुरू कर दिए। रामचंद्र जी की बानड़ी सेना के पास ऐसे ही तो अस्त्र थे। करें कि भगवान राम का जो बानड़ी सेना होगा न, हो सकता है कि उनके भी पास इसी तरह के हथियार होंगे। आगे आप देखिए, आगे कहते हैं उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। देवता का राजा कौन, इंद्र। यहाँ तक कि देखोगे कह रहे हैं कि पहले के जो लोग हैं हड्डियों का भी हथियार बनाते थे। और इसमें से देखोगे भगवान इंद्र जो हैं उनका जो वज्र बना हुआ है वह किनके, ऋषि कौन थे, दधीची मुनि के हड्डी से। आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे गए हैं कि देवताओं के राजा इंद्र का जो हथियार है वह किस मुनि के हड्डी से बना था, वज्र दधीची मुनि के हड्डी से। आगे देखिए, अब मनुष्य और आगे बढ़ा, करें मनुष्य और आगे बढ़ा,
उसने धातुओं के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, करके फिर मानव आगे बन गया। पत्थर का पहले उनके पास हथियार था, हड्डियों का हथियार बनाया, अब जो है मानव धातुओं का आविष्कार कर लिया, तब यह लोहा का बनाते हैं हथियार। वे विजयी हुए, देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे। ये करें कि देवताओं के राजा को भी मनुष्य का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मनुष्य के पास कौन सा हथियार थे? लोहे का हथियार ये लोग बना लिए थे। असुरों के पास, असुर माने कि राक्षस सब जो थे, असुरों के पास कह रहे हैं अनेक विद्याएं तो थी, पर लोहे का अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी, आर्य विजयी हुए। ये करें कि जो राक्षस थे आर्य थे, विद्या तो उनके पास था, लेकिन लड़ने के लिए उनके पास जो है धातु के बने हथियार नहीं थे। यहाँ तक ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि उनके पास घोड़ा भी नहीं थे। इसीलिए ये लोग देखोगे, ये जो लोग हैं, कौन से लोग? असुर लोग जो हैं, ये लोग हार जाते थे। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता चला गया। फिर इतिहास देखोगे अपनी गति से आगे बढ़ा। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, और लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। और क्यों बाजी मार लिए? क्योंकि सभी लोग के पास क्या गया था? ये जो आप अस्त्र शस्त्र देख रहे हो यहाँ पर, तो वैसे देखो कुछ मशीनी उपकरण भी है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ वैसे भी चीज तो हैं जिसमें लोहा का देखोगे अस्त्र बना हुआ है। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाले बंदूक ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। करे समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया। अब देखोगे बंदूक आ गया है, तोप आ गया है, बम आ गया है, और गोला बम बरसाने वाले लोग देखोगे वायुयान भी बना लिए हैं। और इन सभी चीजों ने यहाँ तक भी यह करे कि मानव को कितना दूर तक घसीटा है, यह भी आपको जानना है, समझना है। देखिए अब आगे, नखधर मनुष्य। नखधर मनुष्य किसको बोला गया? हम लोग को। नाखून हम लोग के पास है तो हम लोग नखधर मनुष्य हुए। अब करें कि नखधर मनुष्य जो है अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। करें अब नखधर मनुष्य को जो है नाखून की जरूरत नहीं है। अब किस पे ये भरोसा करके आगे बढ़ गए? एटम बम पे। एटम बम माने परमाणु बम पे। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। पर करें उसके नाखून तो अभी भी बढ़ रहे हैं, हम लोगों का नाखून अभी भी बढ़ रहा है। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। करें प्रकृति अभी भी हमें याद दिला रही है कि तुमको अभी भी हम इस अस्त्र से वंचित नहीं किए हैं, ये अभी भी तुम्हारे पास है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रकृति जो है अभी भी हमको ये याद दिलाती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, कुछ चीजें हमारे शरीर में जो होती है जिसमें हम लोगों का कोई भी ध्यान रखेगा जोड़ नहीं रहता है, वह समय अनुसार बदलता चला जाता है। जैसे आप समझिएगा कि बचपन में आप अपने हाथ को देखिएगा कितना छोटा होगा, अभी आपके हाथ कितने बड़े होंगे। आप अपने देखोगे चेहरा को जाकर के आईने में देखिएगा, बचपन में आपका कितना छोटा और भोले भाले चेहरा थे, अभी कितने बड़े चेहरा, मतलब आप बड़ा हो गए, आपका शरीर बड़ा हो गया। आप नाखून बढ़ाने के लिए नहीं सोचते हैं, क्या आप अपने हाथ पैर बढ़ाने के लिए कभी सोचे थे? समय अनुसार आपके शरीर में परिवर्तन हुए। अभी आप लोग देखोगे जवान हैं, कुछ दिन बाद पहले बच्चे थे, फिर आप लोग बूढ़े हो जाओगे, फिर हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। ये सब चीज़ क्या है? ये सब प्रकृति का ही तो खेला है, समझे। फिर देखोगे आदमी का जो है आपका समय है, वो समय सीमा भी समाप्त हो जाएगा, आप चले जाएंगे, आपके जगह कोई और आएंगे। अब देखिए यहाँ पे, तुम वही लाख वर्ष, ये करे प्रकृति हमको समझाती है कि तुम वही लाख वर्ष पहले के नख और दंता विलंबी जीव हो, वही जीव हो तुम, लाख साल पुराने वाले, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले तुम भी हो। आगे कहते हैं, मैं हैरान होकर सोचता हूँ, ये करे मैं हैरान हो जाता हूँ, मनुष्य आज अपने बच्चे को नाखून न काटने के लिए डांटता है। ये कह रहे हैं कि आज मनुष्य अपने बच्चे को डांटता है कि तुम नाखून क्यों नहीं काटते हो। और ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पहले यदि नाखून घिस जाता होगा, कट जाता होगा, काट लेता होगा, तो उस समय लाखों वर्ष पहले उसके गार्जियन ये कहते होंगे कि तुमने नाखून क्यों काट लिया। ठीक है, अब आगे आप देखिए, किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चे को करें, किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चे को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। यह करें कि पहले किस लिए डांटता होगा? नाखून नष्ट होने पे। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि
वह अब भी उसे काटे जा रहा है। कह रहे हैं कि प्रकृति जो है अभी भी नाखून को जिलाए जा रहा है और मनुष्य जो है नाखून को काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं, नाखून के बारे में कह रहे हैं, ये कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वो अंधे हैं, नहीं जानते हैं, यह करें नहीं जानते हैं कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। यह करें कि इनको नहीं पता है कि अब प्रकृति यानी कि मनुष्य को अब आपकी जरूरत मतलब इनकी जरूरत नहीं है, नाखून की जरूरत नहीं है, तब भी देखोगे यह प्रकृति इसको जिलाए जा रही है और मनुष्य अब इस पे क्यों नहीं भरोसा करें कि इनसे लाखों लाखों की संख्या में देखो अब दूसरा हथियार बना लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये करें लेखक, कि मुझे ऐसा लगता है कि अब नाखून को नहीं चाहता मनुष्य, अब नाखून नहीं चाहता है, उसके भीतर बर्बर युग का अब कोई अवशेष रह जाए या उसे अब उसको सुहाता नहीं है। लेकिन यह भी कैसे कहूं कि नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी है क्या? बर्बरता का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, जो सिर्फ अपनी भलाई को सोच को दूसरे के ऊपर अन्याय और जुल्म करते रहे, ठीक है, ये होते हैं बर्बरता वाली सोच। ये करें कि लेकिन ऐसा लगता है कि चलो मनुष्य अपना नाखून काट लिया तो उसके भीतर की पशुत्व वाले गुण, बर्बरता वाले गुण, दूसरे पर जुल्म करने वाली बातें खत्म हो गया होगा। क्या ऐसा हुआ है क्या? लेखक कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नाखून काट लेने मात्र से ध्यान रखिएगा आपके अंदर जो राक्षस वाली प्रवृत्ति है, जो जानवर वाली सोच है, वह अभी तक भी मरा हुआ नहीं है। भले आप ऊपरी चेहरा से साफ सुथरा होकर के सभ्य मानव जैसा दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यवहार लोग कर रहे हैं जिसके कारण उसकी असभ्यता का परिचय वह दे देते हैं। आगे कहते हैं कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में आप हिरोशिमा का हत्याकांड देख लीजिए, बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। करे कि मनुष्य के इतिहास में आप हिरोशिमा का, आप सभी को पता होगा, आपके बुक में काव्य खंड में हिरोशिमा एक चैप्टर है, हिरोशिमा और नागासाकी शहरों का ये जिक्र कर रहे हैं। करें बताइए इससे भी बर्बरता वाली कोई घटना दुनिया में हो सकती है क्या? लाखों की संख्या में लोग वहां मरे थे और वो लोग मरे थे जिनका युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं था। वह बम जब वहां पे गिराया गया था, लाखों की संख्या में लोग मरे थे। करे इससे बड़ी बर्बरता वाली बात क्या हो सकती है? एक तरफ तो हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम सभ्य मनुष्य हो चुके हैं, संस्कारी मनुष्य हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटना कर देते हैं कि दुनिया में लग रहा है कि हम लोग से तो अच्छा वो जंगल का जानवर है, क्योंकि वो भी शिकार करते हैं तो एक बार में एक दो जीव जंतु को मारते होंगे। हम लोग तो लाखों की संख्या में लोगों की हत्या कर देते हैं, हजारों की संख्या में लोगों की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। आगे आप देखिएगा, मैं मनुष्य की, लेखक कहते हैं कि मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। पाशवी वृत्ति मतलब होते हैं पशु वाले गुण। जैसे आप याद रखिएगा कुछ ऐसे गुण होते हैं जो प्रकृति ने जितना उस जानवर के अंदर देखोगे दिए हैं, बस वही चीज है, एनिमल नेचर आप उसको बोलते हो। जैसे याद रखिएगा आपका भूख लगना, आपको भी भूख लगता है, जानवर को भी लगता है, ठीक है, नींद आना, क्रोधित हो जाना, ये सब जो नेचर है ये एनिमल नेचर है आपके अंदर, ठीक है। ये सब चीजें जानवर के भी भीतर होते हैं। जानवर से अलग मानव जानते हो किस बात को लेकर के? यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, आप बायोलॉजी में जाओगे तो जिस तरह से देखोगे दुनिया में अलग अलग जीव जंतुओं का प्रजाति है, तो मानव भी तो प्रजातीय के अंतर्गत आते हैं। ह्यूमन सेपियंस देखोगे जो हम बोलते हैं, तो मानव भी तो एक देखोगे प्रकृति की नज़र में जिस तरह से जानवर है उसी तरह से आप हो, ठीक है। हाँ, तो कहोगे आप जानवर से अलग कैसे हैं? आप जानवर से अलग हैं अपने विचार के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, ठीक है। इस माध्यम से आप जानवर से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। नहीं तो देखो जिस तरह से जानवर के बच्चे का जन्म होता है उसी तरह से तो मानव के भी बच्चे के जन्म होते हैं। बस हम अपने बच्चे को देखोगे उस तरह से नहीं पालन पोषण दे करके अपने विचार अपने ज्ञान के माध्यम से उनको अच्छे तरीके से पालन पोषण देते हैं, एक संस्कार देते हैं, ये होती है। और संस्कारहीन ध्यान रखिएगा जो व्यक्ति होगा वह निश्चित ही ध्यान रखिएगा जानवर के तरह ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे तो जीवंत प्रतीक है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानता है। और ये कह रहे हैं कि मनुष्य की पशुता को आप जितना भी बार काट दो वह मरना नहीं जानता है। आगे आप देखिएगा यहाँ पे कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। कुछ देखोगे ये करें कुछ हजार सुकुमार विनोद मतलब इसको सजाना शुरू किया था। अभी भी तो लोग नाखून को सजाते हैं, काटते हैं,
नेल पॉलिश सब करते हैं। देखोगे वात्स्यायन के काम सूत्र से, वात्स्यायन देखोगे एक ऋषि हुए हैं, ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखे काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले, कितने हजार वर्ष पहले, याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य जो है अपने नाखून को कितने हजार साल पहले संवारते थे। 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था और उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। जैसे त्रिकोण, वो नाखून को काटते थे त्रिकोण में, वर्तुलाकार में मतलब गोल आकार में, चंद्र आकार में चांद के तरह, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किसी काम आया करते थे। उन्होंने सिकतक, सिकतक मतलब नाखूनों को सॉफ्ट रखने के लिए, चमकीला रखने के लिए उस पर मोम घसते थे, मोम लगाते थे। तो सिकतक माने क्या होता है? मोम, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सिकतक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। और अलकतक, अलकतक यानी आलता लगाते थे, जिसको आप नेल पॉलिश अभी बोलते हो। और अभी भी तो देखोगे खास करके स्त्री जो हैं वह नाखून को अच्छे तरह से काटते हैं, संवारते हैं, उसको रंगते हैं, किससे? नेल पॉलिश लगाते हैं। तो ये 2000 साल पहले भी लोग करते थे, ठीक है। अब आप आगे आइएगा, यत्न पूर्वक रगड़ कर लाल और उसको चिकना बनाया जाता था। चिकना मतलब इसको मुलायम और सॉफ्ट बनाया जाता था नाखूनों को। आगे आप देखिएगा, गौड़ देश के जो लोग थे, जो गौड़ देश के लोग थे वो क्या करते थे? वो अपने नाखून, गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नाखून रखते थे। तो कहाँ के लोग देखोगे? गौड़ देश के जो लोग थे वह बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। और जो दक्षिणात्य लोग थे, जो दक्षिण के लोग थे, याद रखिएगा उनको, जो दक्षिणात्य लोग थे उन दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को, दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को पसंद करते थे और गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखूनों को। अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राण विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव की चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत से अभ्यास जन सहज वृत्तियां रह गई है। और आगे कहते हैं, देखोगे दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है, तब शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वो वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। और नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। जैसे केस का बढ़ना, हम लोग का बाल जैसे बढ़ जाता है, ठीक है, आप चाहो या ना चाहो कटवाओ, देखो बाल बढ़ जाएगा। दांत का दोबारा उठना, दांत टूट के, दूध का दांत टूट के हो जाता है इन लोगों का। पलकों का गिरना, पलक जो हम लोग का देखोगे आप लगातार किसी चीज को नहीं देख पाओगे, ये आपके पलक गिरेंगे ही, ठीक है। पलकों का गिरना ये चौथा। और असल में यह सब सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। ये जो हम लोगों के शरीर में जो ये जब जो वृत्ति जो हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा यह एक प्रकार का अनजान स्मृति भी है। हम लोग चाहें या ना चाहें यह हम लोग के शरीर में होता ही है। आगे देखिएगा, हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलती है। अब आगे आप देखिएगा, यहाँ पे आगे की चीजों को समझिएगा। पर कौन सोचता है इस बातों को? सोचना तो क्या उसे करे, सोचना तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता है कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। करें किसमें? देखोगे जो हमारे शरीर में जो नख बढ़ रहा है यानी नाखून बढ़ रहा है, जो हमारा यह जो सहजात वृत्ति है यह किसका प्रमाण है? यह पशुत्व का प्रमाण है। मतलब हमारे शरीर में पशु वाले गुण का यह प्रमाण है। उन्हें काटने की और इन्हें काटने की, और हम जो नाखून को काटते हैं जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और करें हम लोग जो नाखून को काट के छोटा करते हैं यह हमारी मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। और हम लोग जो अभी देखोगे दुनिया में जो अस्त्र बढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा यह किसकी प्रवृत्ति है? अस्त्र बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है यह मनुष्यता की विरोधनी है। मतलब हमारे लिए ध्यान रखिएगा यह चीजें सही नहीं है, क्योंकि यह दुनिया में क्या लेके आता है? क्योंकि यह दुनिया में विनाश लेके आता है। अभी हम बात किए थे ना परमाणु अस्त्र शस्त्र और मिसाइल का, अभी उसका एक उदाहरण दिए थे आपको हिरोशिमा शहर का, ठीक है। यदि जरा सोचिए कि परमाणु बम नहीं बना हुआ रहा था तो क्या वहाँ के जो, ध्यान रखिएगा, जो निर्दोष लोग थे क्या उस बम
मतलब वो मरते ही नहीं, क्योंकि वो बम ही नहीं रहता, बम नहीं गिराया जाता तो क्यों मरता। तो अभी के मानव देखोगे इतने खतरनाक हथियार सब बना लिए हैं, जो देखोगे ऐसा लग रहा है कि मानव को ही बर्बाद कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि हिरोशिमा जो पाठ है उसमें हम आपको बताएंगे, उसमें एक लाइन लिखा गया है अज्ञे जी के द्वारा कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाव बना करके सूख गया। अब आपको हम आगे बताते हैं, देखिए, मेरा मन पूछता है कि मनुष्य किस ओर जा रहे हैं, तो हम कहते हैं मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। यह कहने कि हम सवाल करते हैं और हम सोचते भी हैं कि अभी के मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता उनके अंदर मानवता है या धीरे धीरे करके वो पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मानव अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहा है। तो देखिएगा, मेरी निर्बाध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। ये कह रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा हो कि मेरी बेटी सिर्फ हमसे सवाल किया है, तो मेरी बेटी सिर्फ हमसे सवाल नहीं किया है, यह पूरे मानव जाति से सवाल कर रहे हैं कि बताइए अभी के मनुष्य जो है वह किस ओर, बताइए अभी के मनुष्य जो है वह किस ओर बढ़ रहा है। यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूं, जानते हैं वो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, तो यह हमारी पशुता की निशानी है। यह करें कि जानते हो, यदि हमसे पूछोगे तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो यह अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं, अभी दुनिया में इतने खतरनाक हथियारों का जो आविष्कार कर रहे हैं, तो सीधा सीधा मतलब है कि हम लोग किधर ओर रहे हैं, किधर की ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। मानव की तरह हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। आगे आप देखिएगा, यहाँ पे मैं ऐसा तो नहीं मानता हूं कि जो कुछ हमारा पुराना है, यह करें कि मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं कि जो कुछ हमारा पुराना है हम उसको लेके चले, और जो कुछ हमारा विशेष है उससे ही हम चिपटे रहें, और जो कुछ हमारा विशेष है उसी से हम चिपटे रहें। यह भी सही नहीं है। पुराने का मोह, यहाँ कहा जा रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। जैसे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। लेखक करे कि इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जो पुरानी बातें करेंगे वह सही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया जो है यह मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। कारण समझिएगा कि यदि आप बंदरिया को मनुष्य का आदर्श बना लोगे तो फिर तो आप उसी तरह से जीना शुरू कर दोगे कि पुराने जमाने से देखोगे ये अपनी जीवन पद्धति को वैसे ही जीते आ रहे हैं। यहाँ तक कि इनका बच्चा मर भी जाता है तो इनको गोद में लेकर के ये देखोगे ढोते रहते हैं। ठीक है, तो ये करें कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। आपके एग्जाम में यह पंक्ति को भी पूछ लिया जाता है कि बताइए यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब आगे आप देखिएगा, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता हूं कि हम नई अनुसंधितता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। कालिदास का क्या कहना था देखिएगा, ये आपके एग्जाम में यहाँ पूछे जाते हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। यह करें कि कालिदास भी कहे थे कि जो कुछ पुराने नियम विधान बना है जरूरी नहीं है कि वो पुराना है तो वो सही ही होंगे। और दूसरी बात, यदि जो कुछ नया भी आ चुका है, ठीक है, जो कुछ नया भी आ चुका है अभी के समय में, ये भी जरूरी नहीं है कि सब नए खराब भी होंगे, क्योंकि कुछ लोग का भी मानना था ये नया चीज है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मानवता के लिए, पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, ठीक है, कौन सी चीजें लोगों की भलाई के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की भलाई के लिए कौन सी चीज बेहतर है, उनको अपनाना देखोगे, यह हमारी मनुष्यता का क्या होगा, प्रमाण होगा। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, कह लें कि भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं और जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। हितकर मतलब जो लाभ के लिए हो, जो बेहतर हो, उसको ग्रहण करते हैं। और मूढ़ लोग जो होते हैं, ये करें कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। वह हमेशा दूसरे के इशारे पर ही भटकते रहेगा, उसको कुछ भी पता नहीं है कि नया पुराना में कौन सा चीज बेहतर है। तो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो कह रहे हैं कि हमें जांच परख लेना चाहिए, और जांच परख करने के बाद उन चीजों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। मनुष्य पशु से, अब यहाँ पे आप आ जाइए, लेखक एक और आगे बात करते हैं कि मनुष्य जो है पशु से किस बात से भिन्न है, हम लोग पशु से कैसे अलग हैं। तो देखिए यहाँ पे आहार और निद्रा, मतलब भोजन हम लोग को चाहिए, निद्रा नींद ये पशु में भी है।
पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। तो आदमी पशु से भिन्न कैसे है? तो देखिए यहाँ पे करे कि इनमें संयम है, संयम पेशेंस है इनके भीतर। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, करे कि दूसरे को दुख तकलीफ समझने की हमारी अंदर संवेदना है। हम लोगों में श्रद्धा है, तप है, त्याग है चीजों को लेकर के। और इस तरह से हम देखोगे जानवर से अलग होते हैं। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले वह विवेकी को बुरा समझता है और वचन मन और शरीर से किए गए और सत्याचरण को भी वह गलत आचरण मानता है। इस तरह से देखोगे हम लोग किससे अलग हैं? हम लोग पशु से अलग हैं। आगे देखिएगा, यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध सब वर्णों का समान धर्म कहा गया है। और देखोगे यहाँ पे कह रहे हैं गौतम बुद्ध ने ही ठीक कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है, वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह करें कि मनुष्य की मनुष्यता उसी में है जब वह सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखे। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। कह रहा कि यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स भी यही है। अब आगे आप देखिएगा, अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। यह करें कि अज्ञान जो है वह सब जगह आदमी को पीछे कर देता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हैं। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? लेखक अब आगे कहते हैं कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है। यह करें कि बड़े बड़े नेता कहते हैं कि संसाधनों की कमी है, मैं उसका पूर्ति कर दूंगा। और मशीन बैठाओ, यह करें कि मशीन लगाओ, उद्योग लगाओ, लोगों को रोजगार दो, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो और बाहरी उपकरण की भी ताकत बढ़ाओ। करे ये सब नेता कहते हैं कि ये सब चीज हम ला देंगे ना तो लोग के जीवन में सुख आ जाएगा। लेकिन आगे देखिए, एक बूढ़ा था, एक बूढ़ा, यहाँ किसका जिक्र किया जा रहा है? गांधी जी का जिक्र किया जा रहा है। करें कि एक बूढ़ा था, उनका क्या कहना था? उसने कहा था बाहर नहीं ढूंढो सुख, भीतर की ओर देखो, पहले अपने अंदर देखो कितना बुराई तुम्हारे भीतर है। हिंसा को मन से दूर करो, यह करें कि दूसरे के प्रति तुम्हारे मन में जो नफरत है, जो हिंसा है, उसको दूर करो। मिथ्या को हटाओ, झूठ बोलना हटाओ। क्रोध और द्वेष को, जो क्रोध वाली भावनाएं हैं, दूसरे को देख करके द्वेष जो आपके मन में उत्पन्न होते हैं, इसको खत्म करो। लोग के लिए कष्ट सहो, लोग मतलब दूसरे की सुख के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, अपने भी शरीर पर यदि कष्ट हो तो उसको सहो। आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आपसी प्रेम की बात सोचो, प्रेम करो लोगों में। आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। और उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है। अब इस बूढ़े यानी महात्मा गांधी के अनुसार कौन सबसे बड़ी चीज है सुख का? प्रेम, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है और स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। हालांकि लोगों को इनका बात सही लगा या नहीं लगा, अंततः देखोगे इनको भी तो गोली मार दिया गया था। अब आगे आप देखिएगा, आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई, ये करें। और यहाँ तक मुझे लगता है कि जो इस बूढ़े यानी कि महात्मा गांधी के बारे में करें कि इनको जो मार दिया गया, ऐसा लगता है कि मनुष्य की मनुष्यता यहाँ नहीं जीत पाया, मनुष्य की भीतर की पशुता ही लगता है कि जीत गया और मनुष्यता हार गई। यहाँ लिखे है ना कि आदमी की नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हुई, यानी कि पशु वाले गुण उसके ऊपर आ गया। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहरी में बैठकर मनुष्य की वास्तविकता चरितार्थ का पता लगाया था। ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं गहराई में जाकर सोचता हूँ तो कितना बेहतर बात इन्होंने बोला था। लेकिन तब भी देखोगे मानव की मनुष्यता मर गया था, उनके भीतर का पशुता जागा, जिन्होंने इनका क्या कर दिया? हत्या कर दिया। मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा ही है कि अभ्यास और तप से प्राप्त मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। आगे आप देखिएगा, मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। मनुष्य की जो है चरितार्थता मतलब उनकी चरित्र, उनकी कैरेक्टर की जो विशेषताएं, वह किसमें है? प्रेम में है।
मैत्री में है, मैत्री मतलब दोस्ती वाली भावनाएं, त्याग में है और अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। अब यहां समझिएगा, देखिए, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता तो ले आना चाहती है, उसको काट देना उस स्वयं के निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर लेके जाती है। ये करे कि हमारे अंदर, यानी कि ये जो नाखून जो बढ़ रहा है इसको हम लोग काट देते हैं ना बीच बीच में। क्यों काट देते हैं? क्योंकि ध्यान रखिएगा, हम चाहते हैं कि अब हमारे अंदर वो पशुत्व वाले गुण ना दिखे। बड़े बड़े नाखून हो जाएंगे तो गंदे हो जाएंगे तो आप कैसे दिखोगे? पशु की तरह दिखोगे। तो यह हमारी स्व के बंधन, स्व मतलब खुद के आज़ादी पर निर्भर करती है, खुद की हमारी स्वतंत्रता है। आगे देखिएगा, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। लेखक कहते हैं कि कम वक्त नाखून बढ़े तो बढ़े लेकिन मनुष्य उसको बढ़ने नहीं देगा। आपका टॉपिक देखोगे यहीं समाप्त होती है और मैं आपको यहाँ से अब आपको बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और बहुत ही काम जो सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है उतना ही हम लिए हैं, अब बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है? तो आप कहोगे सर इनमें से नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये पाठ हैं आपके। नाखून किसका प्रतीक है? तो मनुष्य के पाश्विक वृत्ति यानी पशु वाले गुण का। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसको माना है? बूढ़े कौन? वही महात्मा गांधी। किनको बड़ी चीज माने हैं? प्रेम को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हम आपको बताए थे 1907 में, बलिया उत्तर प्रदेश। सहजात वृत्तियां किसको कहते हैं? सहजात वृत्तियां कहते हैं अनजान स्मृतियों को, जिनको हम भले भूल चुके हैं लेकिन प्रकृति भूलने नहीं दी है। जैसे नाखून का बढ़ना, आपके बाल का बढ़ना। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। यह किस लेखक की पंक्ति है? यह पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? ठीक है, जानबूझ के देखोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम दे दिया गया है, जबकि यह गाना किनका था? कालिदास का। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है या पाश्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऋषि दधीची की हड्डी से क्या बना था? भगवान इंद्र का देखोगे वज्र। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह सवाल कौन करते हैं? तो उनकी छोटी लड़की ने सवाल किया था। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की? अब देखिएगा, इस पंक्ति को 2 बार पूछा। अब आपको हम बताते हैं, अभी जो हम पाठ को जो पंक्ति को लाइन बाय लाइन लगा के क्यों पढ़ाए थे, इसलिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी बने। शॉर्टकट में हम बता के निकल जाते हैं ना तो आप कंफ्यूज कर जाते। अब आपका देखोगे यहाँ से सीधे पता चल रहा होगा यह पंक्ति कहाँ से उठाया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? बड़े बड़े नख कहाँ के लोग पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। अनाम दास का पोथा यह उपन्यास किस लेखक की कृति है? शुरू में लेखक परिचय के दौरान ही हम देखो इन चीज़ों को बताए थे कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसको कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी जो हैं यह किसको कहा है? नाखून को। नाखूनों को बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का जो बढ़ना है यह मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? इसके भी बारे में हम शुरू में बताए थे। तो आलोक पर्व आपके राइट आंसर हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? यहाँ किससे नहीं होगा, किसने किया? तो छोटी लड़की ने, उनकी छोटी लड़की ने। आगे देखिएगा, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो मनुष्य के पाश्विक वृत्ति का। ठीक है, पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। आगे देखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यह आपका ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौड़ देश के जो लोग हैं यह बड़े बड़े नखों यानी नाखूनों को रखना पसंद करते थे। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है?
यह है मनुष्य के पाशविक वृत्ति का। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किनको कहा है? अल्पज्ञ पिता को। आगे क्वेश्चन है, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? कामसूत्र के रचयिता का नाम है वात्स्यायन। ठीक है, क्या हो जाएंगे? वात्स्यायन हो जाएंगे। आगे आप देखिएगा, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? देखिए, अलकतक का अर्थ होता है अलता, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये भी आप देखे ही थे पीछे। आलोक पर्व हो जाएंगे, पूर्व नहीं होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? आलोक पर्व, ये आपका पूर्व नहीं होगा यहाँ पे। पुरानी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। यह किस पाठ की पंक्ति है? यह है आपके नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकते हैं? बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते हैं। आगे आप देखिएगा, कौन नाखून को जिलाए जा रही है? तो प्रकृति जो है यह नाखून को जिलाए जा रही है। मनुष्य के नाखून की जरूरत कब थी? जब मनुष्य जंगली था। ठीक है, वनमानुष तरह जीवन जी रहे थे। कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जमकर संवारते थे? 2000 वर्ष पहले। राइट आंसर इसके क्या हो जाएंगे? 2000 वर्ष पहले। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? महात्मा गांधी के जिक्र किए हैं, देखोगे इन्होंने। असुरों के पास क्या नहीं थे? असुर के पास जो है लोहे के अस्त्र नहीं थे, ये हम शुरू में आपको बताए थे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 32 रहे। अब आपका यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न है, और सब्जेक्टिव में हम अधिक प्रश्न नहीं लिए हैं, जो आपके इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे उतना ही प्रश्न हम लाए हैं आज आपके बीच। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? इसका उत्तर देखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न देखोगे लेखक के आगे उस समय उपस्थित हुआ जब उनकी छोटी लड़की ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। जब उनकी छोटी लड़की ये सवाल करते हैं उसी दौरान न यह देखोगे बातें इनके सामने उपस्थित होती है। बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? यह जो नाखून बढ़ रहा है ना, प्रकृति क्या याद दिलाना चाहती है मानव को? देखिए उत्तर इसका। बढ़ते नाखूनों के द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि प्राचीन समय में मनुष्य क्या था? जंगली था। तब उसे अपनी जीवन की रक्षा के लिए नाखून की जरूरत थी। उस समय उनको अपनी जीवन रक्षा के लिए नाखून की जरूरत होती थी। वे अपने शत्रुओं से रक्षा करने के लिए नाखून की सहारा लेते थे, और वर्तमान समय में अस्त्र के रूप में इसकी आवश्यकता नहीं है। और वर्तमान समय में हमें अब अस्त्र के रूप में नाखूनों की जरूरत नहीं है। कारण देखिए, क्योंकि मानव ने अब कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं, जैसे तलवार, तीर, बंदूक, तोप, परमाणु बम इत्यादि। परंतु प्रकृति नाखून को जिलाए जा रहे हैं तथा मानव को यह याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर पशु वाले गुण अभी भी मौजूद हैं। प्रकृति अभी भी उन चीजों को अपने जगह पे मौजूद रखे हैं, छोड़े नहीं हैं। आगे आप देखिएगा, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है? तो अब इसका उत्तर देखिएगा। जब मनुष्य जंगली था, मतलब लेखक द्वारा अस्त्र के नाखूनों को अस्त्र के रूप में वह देखते हैं ना, तो करें कहां तक संगत है, कहां तक सही है? यह तब तक संगत है जब तक मानव क्या थे? जब तक मानव जंगल में रहते थे। ठीक है, उस दौरान तक तो यह बातें बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब नहीं है। जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, तब उसे अपनी रक्षा के लिए नाखूनों की जरूरत थी। वास्तव में नाखून ही उसके लिए अस्त्र यानी हथियार थे। वह अपने प्रतिद्वंदियों को, प्रतिद्वंदी अपने दुश्मन को से जूझने, उनसे लड़ने के लिए, उन्हें परास्त करने में अपने नाखूनों की मदद लिया करते थे। अतः लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। यह आपका तीसरा क्वेश्चन था, और यह आपका चौथा क्वेश्चन है, और यही लास्ट क्वेश्चन भी है। आपको सर इस बार बड़ा कम क्वेश्चन लाए। हाँ, अब आपको हम उतने ही क्वेश्चन देंगे जितना कि इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? मनुष्य जो है बार बार नाखून को क्यों काटता है? उत्तर देखिएगा। मनुष्य बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है कि वह अभी के समय में सभ्य मनुष्य दिखना चाहता है। पहले की तरह जंगली जानवर जैसा रहना अब मनुष्य को पसंद नहीं है। बड़े बड़े नाखूनों की जरूरत मनुष्य को प्राचीन समय में था, अब इसकी जरूरत मनुष्य के लिए नहीं है। जो अस्त्र थे, जो उनके लिए क्या थे? अस्त्र थे। अब इनकी जरूरत मनुष्य के लिए नहीं है। उसे अब मनुष्य काट छांट कर सौंदर्य का रूप देने लगा है। ठीक है, काट छांट करके देखोगे नाखून को सुंदरता, मतलब अपने शारीरिक सुंदरता के लिए लोग देखो इसको क्या करते हैं? चमकाते हैं, मोम लगाते हैं, अलक तक लगाते हैं, अलक तक को ही अलता लगाते हैं। तो
आज का क्लास आप लोग के लिए कैसा रहा ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि आपका पॉजिटिव देखोगे, आपका पॉजिटिव कमेंट एक नई एनर्जी हम लोग के लिए रहता है। और मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी स्टूडेंट इस क्लास में लगातार जुड़े रहे और यहाँ तक यदि आप वीडियो वॉच किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए विद्यार्थीगण हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की जो भी नोटिफिकेशन है, क्लास के बारे में जो भी जानकारी है, वह समय से आप सभी लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट से मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपना पॉजिटिव कमेंट, पॉजिटिव रिव्यू जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद।